नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। रिलायंस का रिजल्ट्स आए हैं, कंप्लीट फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और उसके रिजल्ट्स की एनालिसिस होगी इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों सबसे पहले हम लोग फोकस कर लेते हैं कंपनी के प्राइमरी नंबर्स पे। जो नंबर्स हमको दिखाई पड़ रहे हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें। सारी वैल्यूज दोस्तों करोड़ में है। तो जो प्रॉफिट आया है इस क्वार्टर में वो आया 13,227 ऑफ कोर्स इन करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 6,348 करोड़। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन अगर हम लोग बात करें पिछले क्वार्टर की, दैट इज क्वार्टर थ्री दैट इज दिसंबर क्वार्टर की, तो वो था 13,101। तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर एक प्लस टिक नजर आ रहा है। बात करते हैं रेवेन्यू के फ्रंट पे। रेवेन्यू आया 1.49 लाख करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 1.36 लाख करोड़, जो कि बेहतर है। अगर हम लोग बात करें पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, दैट इज दिसंबर क्वार्टर में, तो दिसंबर क्वार्टर में जो रेवेन्यू था वो था 1.18 लाख करोड़, जो कि आपको यहां पर भी एक ग्रीन टिक दिखाई पड़ता है। एबिटा के बारे में बात करते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। एबिटा क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है दोस्तों, तो मेरा एक सेपरेट वीडियो है फंडामेंटल्स एनालिसिस पे, उस पर जाकर के देखें। यू विल गेट अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट ऑल दीज फाइनेंशियल रेशियोज आर। तो एबिटा को अगर हम लोग देखें तो हमें दिखाई पड़ता है एबिटा आया 23,351 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 21,782 करोड़। तो मतलब प्लस पॉजिटिव है, पॉजिटिव डेटा है। अगर हम लोग बात करें पिछले क्वार्टर से, तो पिछले क्वार्टर से भी आपको बेहतरीन एबिटा दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन जो चीज आपको पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ रही है और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है कंपनी के मार्जिन्स, जहां पर आपको एक रेड टिक दिखाई पड़ रहा है, जो कि आ रहा है 15.6%, जो कि पिछले क्वार्टर में 18.3% था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 16% था। मतलब कंपनी के मार्जिन्स पे अच्छा खासा डेंट आपको दिखाई पड़ रहा है, विच इज विजिबल। दोस्तों इस फ्रंट को अगर हम लोग छोड़ दें तो ब्रॉडली आपको कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो इन लाइन दिखाई पड़ रहे हैं। इसी कारण आपको कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो मार्केट ने एक्सपेक्ट करके रखा था जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होंगे वो 14,000 करोड़ से ऊपर होंगे, जो कि आए हैं 13,227 करोड़। पहली चीज। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज अगर हम लोग बात करें कंपनी के डिजिटल सर्विसेज के रेवेन्यू की, तो उसमें आपको गिरावट दिखाई पड़ी है, जो कि आया 22,628 करोड़, जो कि 23,678 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। तो इन दो तीन फ्रंट्स पे कंपनी के रिजल्ट्स में आपको डिप दिखाई पड़ रहा है। ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स आर बेटर देन एक्सपेक्टेड, लेकिन जो कंपनी के मार्जिन्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें उस फ्रंट पे कंपनी थोड़ा सा पीछे बैकफुट पे दिखाई पड़ रही है। अब क्विकली नजर डाल लेते हैं रिलायंस के ट्रंप कार्ड के ऊपर, दैट इज रिलायंस जियो। रिलायंस जियो के अगर आप परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे तो आप पाएंगे जो उसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो आया है 18,278 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर से गिर गया है। पिछले क्वार्टर में जो रेवेन्यू था वो था 19,475 करोड़, जो कि गिर गया है, विच इज नॉट एट ऑल अ पॉजिटिव न्यूज। ऑल्दो कंपनी ने जियो में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को और अपने मार्जिन्स दोनों को इंश्योर किया है कि दोनों दे रिमेन गुड, और इन दोनों फ्रंट्स पे देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे हिसाब से दोनों के दोनों बेहतरीन हैं। कंपनी ने जो आरपू है, दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो भी मेंटेन रखा है 138.2 रुपीज पर सब्सक्राइबर। तो ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल रिजल्ट्स आर इन लाइन, बारिंग 1 और 2 डेटा और फिगर्स जहां पर आपको मार्केट की इन लाइन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा डाउन दिखाई पड़ रहा है। बट ब्रॉडली अगर आप देखें ओवरऑल रिजल्ट्स, तो ओवरऑल रिजल्ट्स आर ओवरऑल ओके। अब दोस्तों मैनेजमेंट ने जो बोला है वो भी हम लोग को जानना जरूरी है। व्हाट हैज मैनेजमेंट स्पोकन अबाउट इट? सो मैनेजमेंट की अगर कमेंट्री देखेंगे तो एज यूजुअल बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एग्रेसिव है। उन्होंने ये बोला है कि O2C बिजनेस, ऑयल टू केमिकल बिजनेस में जबरदस्त रिकवरी दिखाई पड़ी है। अगर रिटेल सेगमेंट के बारे में बात करें, डिजिटल सर्विसेज बिजनेस के बारे में बात करें, तो कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है। उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, पॉज करके, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में अपने टाइम पर पढ़ सकते हैं।
और अंबानी साहब ने यह भी बोला कि रिलायंस जियो का परफॉर्मेंस अभी भी बेहतरीन हो और वो रिलायंस की ग्रोथ स्टोरी में लगातार कंट्रीब्यूट करता रहेगा और इंडिया को एज अ डिजिटल फुटप्रिंट स्टैब्लिश करने में बहुत मदद देगा। तो फिलहाल उन्होंने जो कमेंट्री बोली है काफी स्ट्रांग है एज यूजुअल एज ऑलवेज, और जिसके चलते हो सकता है मार्केट इसको पॉजिटिवली ले। लेकिन जिन फ्रंट्स पे कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन रहा है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच इंक्लूड्स मार्जिन्स। अब दोस्तों मैंने ये आपके सामने डेटा क्यों ला करके रखा हुआ है? दोस्तों ये डेटा मैंने इसलिए ला करके रखा हुआ है क्योंकि कंपनी का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इज नॉट जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, इज नॉट जनरेशन ऑफ कैश, इज नॉट जनरेशन ऑफ प्रॉफिट। द कंपनीज बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इट्स हाई डेट लेवल। जब भी इसका रिजल्ट्स आते हैं तो सभी के सभी लोग ये फोकस करते हैं, ये बातचीत करते हैं कि कंपनी के डेट रिडक्शन प्लान में क्या नया हो रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो कंपनी ने काफ़ी हद तक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया था अपने जियो की स्टेक सेल के द्वारा, डिजिटल बिजनेस को के स्टेक सेल के द्वारा अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया, फंड रेज किया था, जिसके चलते कंपनी हैज़ बिकम नेट डेट फ्री। नेट डेट फ्री मतलब कि अगर जितना पैसा रेज हुआ है कंपनी का कैश के द्वारा उसको अगर पूरा का पूरा लगा दिया जाए डेट रिपेमेंट में तो कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, नेट डेट फ्री है लेकिन डेट फ्री अभी भी नहीं हुई है, क्योंकि अगर पूरा का पूरा पैसे लगा देंगे तो फिर ग्रो कैसे करेंगे, अपने आप को स्टैब्लिश कैसे करेंगे, अपने कॉम्पिटिटर से कैसे लड़ेंगे, नया इनोवेशन कैसे करेंगे। तो सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने जो कमेंट्री दी है उसमें डेट रिडक्शन को लेकर के कोई ज़्यादा एग्रेसिव अपने पॉइंट को नहीं रखा है, विच इज स्टिल अ ग्रे एरिया। इसके अलावा दोस्तों हम लोग अगर कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ेगी। अगर आप पिछले 4 साल का डेटा देखेंगे तो आप पाएंगे कंपनी की फाइनेंशियल ट्रेंड हैज़ ऑलवेज बीन पॉजिटिव। कंपनी ने लगातार रेवेन्यू जनरेट किया है और अच्छे खासे रेवेन्यू की ग्रोथ भी दिखाई है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो बारिंग 1 और 2 ईयर्स तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी आपको इंक्रीज दिखाई पड़ रहा है, और विच हैज़ बीन मेजरली फ्यूल्ड बाय जियो's परफॉर्मेंस। ऐसे में दोस्तों अगर आपसे मैं ये कहूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ ग्रेट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म तो फिर आपको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी की अगर होल्डिंग्स के बारे में बात करें बहुत ही स्ट्रांगली हेल्ड है। अगर आप बात करें FIS की तो 1/4 ऑफ शेयर, कंपनी के जितने भी शेयर्स अवेलेबल हैं तो उसमें से 1/4 शेयर्स आर हेल्ड बाय FIS। अगर हम लोग बात करें DIIs की तो अप्रॉक्सीमेटली 12/96 1/8 ऑफ द होल्डिंग्स इज हेल्ड बाय DIIs, और प्रमोटर्स की ऑफकोर्स 50% से ऊपर होल्डिंग है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है प्रमोटर FII DII तीनों को मिला लें तो 90% ऑफ होल्डिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इज इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स। तो ऐसी कंपनी जो कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैं आपको हमेशा बताते रहता हूं कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज अ गुड कंपनी, एज अ गुड कैश फ्लो टू दी शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर के पास सिर्फ एक ही इनकम सोर्स होता है किसी भी स्टॉक को होल्ड करने का, वो है डिविडेंड। क्योंकि अगर आप कंपनी का स्टॉक होल्ड करके रखे हुए हैं, अगर आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, मतलब आपको सिर्फ ग्रोथ मिल रही है, तो दैट ग्रोथ इज वर्चुअल। मतलब आप उसको कब इनकैश कर पाएंगे, जब उस स्टॉक को सेल करेंगे, मतलब जब आप उसके ओनर ही नहीं रहेंगे तभी आप उसकी ग्रोथ को इनकैश कर पाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों डिविडेंड हैपेंस टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और अगर हम लोग बात करें कंपनी के डिविडेंड पॉलिसी की तो आप देखेंगे 16, 17, 18, 19 मतलब हर साल कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, ऑल्दो नॉट वेरी लार्ज, क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक है, ग्रोथ कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है। ग्रोइंग कंपनी तो नहीं कहूंगा बल्कि कहूंगा कि ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है जो कि अपने पैसे को एक्सपेंशन प्लान्स में लगाना ज्यादा पसंद करती है रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इसीलिए दोस्तों अगर आप बात करें कंपनी के डिविडेंड की तो डिविडेंड यील्ड इज 0.33%, जो कि मेरे फिल्टर से थोड़ा सा कम है। अगर दोस्तों आप मेरा जो दोस्त पीपल हु आर फॉलोइंग मी दे नो कि मेरा फिल्टर इज 1%, जो भी स्टॉक 1% के ऊपर आता है सो दैट कम्स इनटू दी माय फिल्टर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपनी 1% से कम डिविडेंड दे रही है वो कंपनी खराब है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला। तो ऐसे में अगर वो कंपनी कुछ और फिल्टर्स में, कुछ और पैरामीटर्स में कॉम्पेंसेट कर देती है तो रिलायंस वो कंपनी है जो कि ऑल्दो डिविडेंड कम देती है लेकिन बाकी सारे फ्रंट्स में उसको जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाती है। एंड वन ऑफ द फ्रंट इज वैल्यूएशन। अगर आप बता रहे कंपनी की वैल्यूएशन की तो कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है वो चल रहा है 46.73,
ये बात हो रही है स्टैंड अलोन। अगर आप बात करें कंपनी के कंसोलिडेटेड बिजनेस की, जिसमें कि सारे के सारे बिजनेस, सारी के सारे सब्सिडरीज का परफॉर्मेंस अगर आप एक साथ जोड़ दें तो वो आ रहा है 30.43, जो कि इंडस्ट्री के प्राइस अर्निंग रेशियो से कहीं ज्यादा कम है। लेकिन अगर हम लोग देखें कंपनी का स्टैंड अलोन, तो स्टैंड अलोन कंपनी के पीयर से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन दोस्तों ऐसा स्टॉक जो कि हाई ग्रोथ स्टॉक है, इसमें थोड़ा मोड़ा अगर प्राइस अर्निंग रेशियो में थोड़ा सा अगर आपको ज्यादा दिखाई भी पड़ रहा है तो प्रीमियम पे अवेलेबल है। तो उसका रीजन भी है क्योंकि दोस्तों दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी इन प्रीवियस फ्यू ईयर्स, और ऐसा जिस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंशन प्लान चल रहा है उस हिसाब से फ्यूचर में भी बहुत ही जबरदस्त एग्रेसिव प्लान दिखाई पड़ रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा सर ये आगे फ्यूचर के आने वाले एग्रेसिव प्लान्स क्या हैं। सो दोस्तों आपको एक ब्रॉड हिंट दे देना चाहता हूं कि अभी तक आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज को जनरली सारे के सारे पावर सेगमेंट में देखा है, दैट इज एनर्जी दैट इज ऑयल गैस सेगमेंट में देखा है, लेकिन अभी जल्दी ही ये इलेक्ट्रिकल फोरे में भी आने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के, इलेक्ट्रिकल पावर के फोरे में भी आने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज होने वाली है आप लोगों के लिए। बहुत ही जल्दी हो सकता है आपको ये सुनाई भी पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों बात करें एक महीने के परफॉर्मेंस की, तो स्टॉक हैज क्रैक्ड 1.68%, जो कि आज ही क्रैक हुआ है 1.68%। जबकि बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स करीब 2.5 से 3% के आसपास गिरा है। ऑल्दो स्टॉक वाज इन अप ट्रेंड, स्टॉक अच्छा मूव कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, लेकिन आज जो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बताए, जिस पैरामीटर्स पे कंपनी खरी नहीं उतरी है, उसके चलते आज आपको कंपनी में कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये तो मार्केट आवर्स से ही गिरना शुरू हो गया। दोस्तों ऐसा आपको लगता है कि ये रिजल्ट्स आपको बाद में पता चले, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट में कुछ लोग होते हैं जिनको कि रिजल्ट्स टाइम से पता चल जाते हैं। नेवरदिलेस बात करें हम लोग एक साल के परफॉर्मेंस की, तो पिछले एक साल में स्टॉक हैज रिजन 36%, जो कि सेक्टर से कहीं ज्यादा बेहतर है, ऑल्दो सेंसेक्स से थोड़ा सा कम। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक साल का, भाई ये सब चीजें भूल जाओ, ये जो नीचे वाला पैरामीटर उसको भूल जाओ, एक बार इसको स्टैंड अलोन देखो कि ये स्टॉक एक साल में आपको 36% के रिटर्न देता है, और आप लोग क्या करते हैं 5% में एफडी में लगा देते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि एफडी की जो शांति है, एफडी के जो शांत प्रिय रिटर्न है 5%, उसको स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी इक्वेट नहीं की जा सकता। लेकिन अगर आपको थोड़ा पेन और गेन चाहिए तो ऑफकोर्स यू कैन प्लान टू इन्वेस्ट इन ब्लू चिप स्टॉक्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑन डिप्स, जो कि आपको एक साल में 7 टाइम्स ज्यादा रिटर्न दे सकता है एफडी से। ये तो था एक साल का परफॉर्मेंस, लेकिन अगर हम लोग लंबी अवधि के बारे में बात करें तो रिलायंस हैज बीन अ मल्टी बैगर स्टॉक। पिछले 3 साल में स्टॉक हैज गिवन यू 107% रिटर्न्स। एफडी में आपको मिलता 15%। लेकिन दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं, एफडी को आप रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर स्टॉक मार्केट से कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों अलग एसेट हैं। वो एफडी इज मोर ऑफ लिक्विडिटी रादर देन इन्वेस्टमेंट, लेकिन स्टॉक मार्केट इज फुली इन्वेस्टमेंट, रिस्क भी है। तो अगर बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले 3 सालों में 1 लाख को बनाया है 2,07,000 रुपए। इन जस्ट स्पैन ऑफ 3 ईयर्स आपकी कैपिटल को डबल कर दिया है। जबकि सेक्टर ने 38% के रिटर्न दिए हैं, सेंसेक्स ने भी 38% के रिटर्न दिए हैं, जबकि रिलायंस ने इन दोनों चीजों से ट्रिपल द रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों स्टॉक की चार्ट पे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करके ये भी समझेंगे कि स्टॉक कहां तक जा सकता है। फिलहाल अगर आज बात करें कि स्टॉक के डिलीवरी परसेंटेज की, तो आज के दिन भी 43% के आसपास की डिलीवरी हुई है। मतलब क्या है? मतलब यह है जितने लोगों ने भी स्टॉक में ट्रेड किया है, 43% पीपल हैव टेकन दिस स्टॉक बैक टू देयर डीमैट अकाउंट्स, जो कि इसका मतलब बताता है कि स्टॉक में दम है, तभी तो लोग स्टॉक को वापस अपने डीमैट अकाउंट में डिलीवरी लेकर के जा रहे हैं। अब बात करते हैं भाई चार्ट पे क्या दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको कुछ चीजें हैं जो कि आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। मैं आपको इनलार्ज कर देता हूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप देखें दोस्तों, ये है आज की कैंडल, जो कि बताती है कि आज द स्टॉक वॉज प्रेटी वीक। लेकिन अगर आप बात करें स्टॉक के फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स आर ग्रेट। ऐसे में दोस्तों इस स्टॉक को हमें डिप्स पे बाय करने का विचार बनाना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर किस डिप पे, किस प्राइस पे? तो दोस्तों हम लोग प्राइस पे उसी प्राइस पे बाय करने की कोशिश करते हैं जहां पर उसका एक सपोर्ट दिखाई पड़ता है। तो जो लोग इन्वेस्टर हैं वो लोग जानते हैं कि ये स्टॉक एक 1900 के प्राइस रेंज के आसपास एक बहुत ही शानदार बाउंस बैक दिखाता आया है। पहले भी A1 2
3 और अभी भी फिर से इसने 1900 के प्राइस जोन पे एक बाउंस बैक दिखाया था। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 1900 के प्राइस पे एक जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। जीटीटी ऑर्डर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ ज़ेरोधा। अगर आपने ज़ेरोधा में अभी तक अकाउंट नहीं खोला हुआ है देन यू आर मिसिंग आउट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, अभी खोलें और हमारी तरफ से भी काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, उनका फायदा उठाएं। एनीवे, तो अगर आप देखें फिलहाल क्या ये स्टॉक नीचे गिर सकता है, 1900 जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का प्राइस रिजेक्शन ऊपर के लेवल से हो रहा है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि स्टॉक कैन इवन क्रैक बैक अगेन टू 1950 लेवल्स। तो 1950 एंड बिलो के लेवल्स आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वो बाइंग जोन है, ये वो डिमांड जोन है जहां पर फ्रेश बाइंग इमर्ज होकर के आती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस प्राइस पे एक जीटीटी ऑर्डर डेफिनेटली लगा लें ताकि गिरावट का आप फायदा उठा सकें। फिलहाल अगर स्ट्रेंथ के बारे में बातचीत करें तो स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक होती हुई दिखाई पड़ रही है। द स्टॉक हैज स्टार्टेड टू फॉल अगेन फ्रॉम 51 RSI, जो कि बताता है स्टॉक में वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 1900 टू 1950 इज द प्राइस रेंज जहां पर आप इसको फ्रेश एक्यूमुलेट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो स्मैश करें लाइक बटन, ताकि फ्यूचर में आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें और मुझे कुछ मोटिवेशन मिले कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। Bye bye for now.